मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, यानी हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कथन एवं तर्क। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम प्यारे साथियों क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कथन एवं तर्क। ठीक है, कथन एवं तर्क। अभी हम आपसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो कथन है इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन यानी स्टेटमेंट आपके पास है एक अखबार में सदैव होता है। तो प्यारे साथियों एक अखबार में सदैव क्या होता है? नीचे चार ऑप्शन है। नंबर 1 में है समाचार, बी में कागज, सी में एडिटर और डी में विज्ञापन। तो राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक अखबार में सदैव क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ समाचार। ठीक है, एक अखबार में सदैव क्या होता है साथियों? समाचार होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है एक बीमारी में सदैव होता है। तो प्यारे साथियों एक बीमारी में सदैव क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है। नंबर 1 ऑप्शन में है कीटाणु, ठीक है, बी ऑप्शन में है इलाज, सी ऑप्शन में है दवा और डी ऑप्शन में है कारण। करने की कोशिश कीजिएगा एक बीमारी में सदैव क्या होता है? तो एक बीमारी में सदैव क्या होता है प्यारे साथियों? कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन के साथ। एक बीमारी में सदैव क्या होता है? कारण होता है। बिना किसी कारण के कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। इसको 1 से 2 बार आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, तो कथन आपके पास है क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए? कथन क्या है? क्या न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने चाहिए? इसके पीछे जो तर्क है उसको ध्यान से देखें। तर्क सबसे पहला है आपके पास हाँ, इससे शीघ्र न्याय मिलेगा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखें, नहीं और भी मुद्दे हैं जिनको उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका मतलब आपका कौन सा तर्क सही जाने वाला है? 1 नंबर के साथ, क्योंकि न्यायपालिका और पुलिस में त्वरित सुधार करने से किसी भी व्यक्ति को शीघ्र ही न्याय मिलेगा, जिसके फलस्वरूप समाज पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपका कौन सा आंसर राइट रहेगा? केवल 1 नंबर जो तर्क है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। और इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी हम आपसे काफी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपके पास सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए 1 से 2 बार। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास है क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? कथन क्या है? क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला तर्क आपके पास है हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। सेकंड तर्क आपके पास है नहीं, यह विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। नहीं, यह विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करना है। कथन के बेस पे आपका कौन सा तर्क राइट होने वाला है? आपके पास 2 तर्क दिए, 1 नंबर 2 नंबर, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इस कथन के आधार पे आपका तर्क राइट रहेगा। कौन सा तर्क राइट रहेगा? 1 नंबर के साथ। 1 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यदि सरकार विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देती है तो निश्चित ही इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या का कुछ समाधान होगा।
ठीक है। इसका मतलब तर्क 1 नंबर आपका प्रभावशाली है। ठीक है, पहला तर्क क्या है आपका? प्रभावशाली। सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति दे देनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, पहला तर्क आपका बिल्कुल राइट है, सेकंड आपका यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। ठीक है, क्योंकि कथन में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देनी चाहिए, तो इसके आधार पे कौन सा तर्क राइट है? हाँ, इससे अपने देश में ऊर्जा की अत्यधिक कमी की समस्या पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। क्या हमको सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? क्या हमको सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? इसके आधार पे कौन सा तर्क आपका राइट है? नीचे 2 तर्क दिए हैं। सबसे पहला तर्क देखिए, हाँ हमको किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए। सेकंड तर्क आपके पास है, नहीं हमको कुछ खेलों को चुनना चाहिए और केवल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उनमें उत्कृष्टता पा सकें। दोबारा से ध्यान से देखिए, नहीं हमको कुछ खेलों को चुनना चाहिए और केवल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उनमें उत्कृष्टता पा सकें। तो इसके आधार पे कौन सा तर्क आपका राइट हो सकता है? आपके जो 1 नंबर और 2 नंबर तर्क है, ये दोनों ही क्या है आपके गलत होने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए तथा किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमें केवल कुछ खास खेलों को चुनकर उनके ऊपर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका मतलब न तो तर्क 1 और न ही 2 प्रभावशाली, दोनों ही तर्क आपके प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। क्या सरकारी कर्मचारियों की अवकाशों की संख्या को कम कर देना चाहिए? क्या सरकारी कर्मचारियों की अवकाशों की संख्या को कम कर देना चाहिए? सिंपल सी स्टेटमेंट आपके पास है, जो हमारे कर्मचारी हैं सरकारी, क्या उनकी अवकाश यानी छुट्टियों की संख्या को कम कर देना चाहिए? तो इसके आधार पे कौन सा तर्क आपका राइट है? सबसे पहला तर्क ध्यान से देखिए, हाँ विश्व के सब देशों की अपेक्षा हमारे सरकारी कर्मचारियों को सबसे अधिक अवकाश मिलता है। इसके बाद सेकंड तर्क को ध्यान से देखिए, हाँ इससे सरकारी कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ेगी। इसमें से कौन सा तर्क आपका बिल्कुल राइट है? कथन आपके पास है, क्या सरकारी कर्मचारियों की अवकाशों की संख्या को कम कर देना चाहिए? इसके आधार पे आपके पास 2 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष आपने रीड किया, हाँ विश्व के सब देशों की अपेक्षा हमारे सरकारी कर्मचारियों को सबसे अधिक अवकाश मिलता है, और सेकंड आपके पास तर्क है, हाँ इससे सरकारी कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ेगी। इसका मतलब पहला तर्क और आपका सेकंड तर्क ये दोनों ही क्या है आपके राइट है। या तो पहला राइट हो सकता है या सेकंड। कंसेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्व के सभी देशों की अपेक्षा सरकारी कर्मचारियों को सबसे अधिक अवकाश मिलता है, इसका मतलब पहली कंडीशन आपकी राइट हो सकती है। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर अवकाश की संख्या कम कर दी जाए तो सरकारी कार्यालयों की उत्पादकता बढ़ भी सकती है तथा नहीं भी। इसका मतलब सेकंड तर्क भी आपका राइट हो सकता है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं या तो आपका पहला तर्क या आपका सेकंड तर्क प्रभावशाली है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। विद्यालय जाने वाले बच्चों को
टीवी देखने से रोकना चाहिए। विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए। अब इसके पीछे तर्क को ध्यान से देखें। सबसे पहला तर्क है हाँ यह उनके समय की बर्बादी है। हाँ यह उनके समय की बर्बादी है। सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखें, नहीं यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ही रास्ता है। तो इसके आधार पे आपका जो कथन दिया है विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए, इसके पीछे दो आपके पास तर्क दिए। पहला तर्क हाँ यह उनके समय की बर्बादी है, और सेकंड नहीं यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। इसका मतलब ये दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत होने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल सिंपल है। टीवी जो है वो मनोरंजन का एक साधन है, ठीक है। टीवी मनोरंजन का एक साधन है जो बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है। मतलब पहला जो तर्क है समय की बर्बादी है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो सेकंड गलत क्यों है, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने के लिए टीवी के अतिरिक्त अन्य कई संसाधन है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो इत्यादि, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। इसका मतलब ये भी आपका बिल्कुल गलत होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पहला और सेकंड, दोनों ही तर्क आपके गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको ध्यानपूर्वक रीड करने की कोशिश कीजिए। ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क को ध्यान से देखिए। सबसे पहला तर्क है हाँ इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सेकंड तर्क आपके पास है नहीं यह व्यापार में रुकावट डालेगा। कथन के आधार पे कौन सा तर्क राइट है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो पहला तर्क है ये बिल्कुल राइट है। कथन आपके पास है ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंध किया जाना चाहिए। तो इसके आधार पे कौन सा तर्क हमारा राइट जाने वाला है, नंबर 1 कि ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग ड्राइविंग से ध्यान हटा देता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए तर्क आपका एक प्रभावशाली है, ठीक है। जो पहला तर्क है ये आपका बिल्कुल प्रभावशाली तर्क है, लेकिन सेकंड आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। इसमें लिखा नहीं यह व्यापार में रुकावट डालेगा, ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस कथन के आधार पे कौन सा तर्क राइट है, एक नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट आपके पास है कुछ खिलाड़ी धनवान है, कुछ घमंडी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नीचे 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट क्या है, कुछ खिलाड़ी धनवान है, कुछ घमंडी होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से देखें। खिलाड़ी आमतौर पर धनवान होते हैं और घमंडी होते हैं, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है, कथन, इसमें लिखा हुआ है कुछ खिलाड़ी धनवान है, कुछ घमंडी है, और ऑप्शन में लिखा है खिलाड़ी आमतौर पर धनवान और घमंडी होते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखें। खिलाड़ी आमतौर पर गरीब और घमंडी होते हैं। स्टेटमेंट के आधार पे ये भी कंडीशन आपकी बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट में कुछ खिलाड़ी धनवान है और यहाँ पे लिखा खिलाड़ी आमतौर पर गरीब और घमंडी होते हैं। इसका मतलब सेकंड भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सभी खिलाड़ी घमंडी होते हैं, चाहे वे धनवान अथवा गरीब हो। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कुछ खिलाड़ी धनवान है, कुछ घमंडी होते हैं, और ऑप्शन में लिखा है सभी खिलाड़ी घमंडी होते हैं, चाहे वे धनवान अथवा गरीब हो। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं लेकिन घमंडी नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। स्टेटमेंट में है कुछ खिलाड़ी धनवान है और ऑप्शन में है कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं। ऑप्शन में लिखा है लेकिन घमंडी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ घमंडी होते हैं तो कुछ घमंडी नहीं भी होते हैं, ठीक है।
इसका मतलब प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ रहेगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। कुछ खिलाड़ी धनवान होते हैं लेकिन घमंडी नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट आपके पास है, क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? दोबारा से रीड कीजिए। क्या भारत के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए? इस पे आपके पास तीन तर्क है। पहला तर्क आपके पास है हाँ, भारत में गरीबी उन्मूलन का यही एक तरीका है। तर्क आपके पास है हाँ, इससे अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा तर्क आपके पास है नहीं, बहुत से परिवारों की आय वैसे ही काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसे परिवारों को ऐसी योजना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी जो हमने आपका डाटा क्लियर किया है, जो कंसेप्ट क्लियर किया है, उसी के बेस पे इस फर्स्ट प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, कि अब हम शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है स्टेटमेंट एंड एक्शन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कथन एवं कार्रवाइयां। ठीक है, तो प्यारे साथियों सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एक्शन क्या है तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसका सिंपल सा मीन है साथियों, आपको यहाँ पे जो भी कथन दिया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी, वो आपके जनजीवन से संबंधित समस्या रहेगी। ठीक है, इस समस्या के निदान के लिए एग्जाम आपको यहाँ पे कुछ एक्शन देने वाला है, कुछ कार्रवाइयां देने वाला है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो आपकी समस्या दी गई है, इस समस्या का निदान कौन सी कार्रवाई आपकी रहने वाली है, कौन सा एक्शन इसमें करेक्ट होने वाला है। ठीक है, जो अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपकी एक समस्या है। ठीक है, और इसके निदान के लिए आपके पास यहाँ पे नीचे कुछ एक्शन दिए गए, कुछ कार्रवाइयां दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कथन को अच्छे से रीड करना है। कथन आपके पास है, अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। दोबारा से रीड करने की कोशिश कीजिए। अधिकतम कॉलेज के जो छात्र हैं वो पढ़ाई से ज्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। इसका मतलब ये आपकी एक समस्या है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास यहाँ पे दो कार्रवाइयां दी गई, दो एक्शन दिए। तो कौन सा एक्शन इसमें आपका करेक्ट होने वाला है? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके नंबर एक कार्रवाई है, कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीजों के लिए समय न मिले। दोबारा से ध्यान से देखिए, कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीजों के लिए समय न मिले। इसके बाद जो सेकंड एक्शन है, सेकंड कार्रवाई है, इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कॉलेजों को छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए। कॉलेजों को छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो समस्या दी गई है, इस समस्या के आधार पे आपके पास यहाँ पे दो कार्रवाई दी गई, दो एक्शन दिए। तो कौन सा एक्शन या कौन सी कार्रवाई आपकी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है, तो हम इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी जो ये दोनों कार्रवाई हैं ये बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, क्योंकि कॉलेज के छात्रों का ध्यान फैशन से हटाकर अध्ययन की ओर लगाने में सहायक है। अतः दोनों ही कार्रवाइयां अनुसरण करती हैं। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए ये दोनों कार्य बिल्कुल क्या है, राइट होने वाली। ठीक है, पहला एक्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा एक्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब इस समस्या का निदान के लिए आपके दोनों एक्शन बिल्कुल राइट होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी हम काफी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो समस्या है, इसको आप ध्यान से एक से दो बार अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके सामने है,
शहर से विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ गई है। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। शहर से विगत कुछ वर्षों से विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ गई है, ये आपकी एक समस्या है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए हम कौन से एक्शन या कौन सी कार्रवाई आपकी उचित रहने वाली है, नीचे आपके सामने दो आपकी कार्रवाई दी गई है, दो एक्शन दी। सबसे पहला एक्शन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए। सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए। इसके बाद सेकंड एक्शन आपके पास है, शहर के वैसे क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पावर कटिंग की जानी चाहिए। शहर के वैसे क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पावर कटिंग की जानी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो आपकी समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे दो आपके पास कार्रवाइयां एक्शन दिए। तो कौन सा एक्शन यहाँ पे आपका राइट होने वाला है, तो आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी इस समस्या के आधार पर आपका नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही एक्शन यहाँ पे गलत होने वाले, क्योंकि विद्युत की मांग औद्योगिकरण के कारण भी बढ़ गई होगी। ठीक है, इसलिए मांग के कारणों का पता लगाए बिना कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही आपके एक्शन यहाँ पे गलत होने वाले हैं। ठीक है, आपकी ये जो समस्या दी गई है ये किसी भी कारण से बढ़ चुकी होगी, औद्योगिकरण की मांग के कारण या किसी भी अन्य कारण की वजह से। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो कार्रवाई दी गई है, सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए या शहर के वैसे क्षेत्र जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पावर कटिंग की जानी चाहिए, दोनों ही एक्शन आपके, दोनों ही कार्रवाई यहां पर गलत है। तक मांग के सही कारणों का पता हमें नहीं लगे तब तक हम किसी भी उचित कार्रवाई पर नहीं पहुंच सकते। का मतलब ये दोनों ही एक्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो आपकी समस्या है, इसको 1 से 2 बार आप अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके सामने है, जून महीने में दूषित जल पीने से काफी लोग बीमार होकर मर गए। जून महीने में दूषित जल पीने से काफी लोग बीमार होकर मर गए। इसके पीछे आपकी जो कार्रवाई है, कौन सी कार्रवाई आपकी राइट होने वाली, जो आपके पास यहाँ पे समस्या दी गई है, इस समस्या के समाधान के लिए कौन सी कार्रवाई, कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नंबर 1 आपकी कार्रवाई ध्यान से देखिए, सरकार को लोगों तक पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकार को लोगों तक पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो आपकी कार्रवाई है, सेकंड जो एक्शन, इसको ध्यान से देखिए, लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे दूषित पानी की पहचान कर सकें तथा उसे पीने से परहेज करें। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे दूषित पानी की पहचान कर सकें तथा उसे पीने से परहेज करें। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो समस्या दी गई, इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास यहाँ पे 2 कार्रवाई दी गई। तो कौन सी कार्रवाई आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाली है, तो हम इजीली तरीके से बता सकते हैं। हमारी इस समस्या के आधार पर सेकंड जो कार्रवाई रहेगी वो बिल्कुल राइट होने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे दूषित पानी की पहचान कर सकें तथा उसे पीने से परहेज करें। जब लोगों को दूषित पानी की पहचान हो जाएगी तो वे उसे नहीं पिएंगे। जो आपके पास यहाँ पे समस्या दी गई है, इस समस्या का निदान कौन सी आपकी कार्रवाई राइट रहेगी, सेकंड आपकी जो एक्शन है, सेकंड जो कार्रवाई है वो बिल्कुल राइट होने वाली है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो आपकी समस्या है, इसको 1 से 2 बार आप अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके पास है, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय लूटमार के मामलों में हाल के समय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय लूटमार के मामलों में हाल के समय में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये आपकी एक समस्या है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास यहाँ पे 2
एक्शन दिए हैं, 2 कार्रवाई दिए, कौन सी कार्रवाई यहाँ पे आपकी उचित होने वाली, राइट होने वाली है, सही होने वाली, उसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो एक्शन आपके पास है, सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों में सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती की जानी चाहिए। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों में सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती की जानी चाहिए। जो सेकंड एक्शन है, इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से यात्रा करते समय अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं को लेकर नहीं जाना चाहिए। दोबारा से रीड करने की कोशिश कीजिए। लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से यात्रा करते समय अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो समस्या दी गई, इस समस्या के निदान के लिए यहाँ पे 2 आपके पास एक्शन दिए, 2 कार्रवाई दिए, तो कौन सी कार्रवाई यहाँ पे आपके राइट होने वाली, तो आप इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस समस्या के निदान के लिए आपकी जो कार्रवाई रहेगी, जो एक्शन रहेगी, वो नंबर 1 इसमें बिल्कुल राइट होने वाली है। क्योंकि यात्रा करते समय मूल्यवान वस्तुएं साथ न ले जाना असंभव सी बात है, परंतु यदि सुरक्षा गार्डों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो खतरा नहीं रहेगा। अतः हम कह सकते हैं केवल कार्रवाई 1 इसमें अनुसरण करती है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो समस्या दी गई है, हाल ही के समय में सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय लूटमार के मामले ज्यादा बढ़े, तो इसके समाधान के लिए कौन सा एक्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है? नंबर 1, सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहनों में सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती की जानी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो आपकी समस्या है, इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो समस्या आपके सामने, देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया है। दोबारा से रीड करने की कोशिश कीजिए। देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया। ये आपकी एक समस्या है। ठीक है, इस समस्या के निदान के लिए आपके पास नीचे 2 एक्शन दिए, 2 कार्रवाई दिए, तो कौन सी कार्रवाई आपकी यहाँ पे राइट होने वाली है? ध्यान से देखिए। सबसे पहला एक्शन आपके पास है, सरकार को लोगों को जनरेटरों और इन्वर्टरों जैसी आपाती व्यवस्था करने की सलाह देनी चाहिए। सरकार को लोगों को जनरेटरों और इन्वर्टरों जैसी आपाती व्यवस्था करने की सलाह देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपके पास जो एक्शन है, इसको ध्यान से रीड कीजिए। पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों के माता पिताओं को राज्य बिजली बोर्ड के विरोध में मोर्चा निकालना चाहिए। ध्यान से रीड कीजिए। पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों के माता पिताओं को राज्य बिजली बोर्ड के विरोध में मोर्चा निकालना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो समस्या दी गई, इस समस्या के निदान के लिए आपके पास 2 यहाँ पे कार्रवाई, 2 एक्शन दी, तो कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला है? तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं इस समस्या के लिए ये दोनों ही कार्रवाइयां, दोनों ही एक्शन आपके यहाँ पे गलत होने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के माता पिता द्वारा पावर कट के विरोध में मोर्चा निकालना सही नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड नंबर आपका यहाँ पे गलत होने वाला है। जनरेटरों व इन्वर्टर प्रत्येक व्यक्ति नहीं खरीद सकता, इसका मतलब कार्रवाई नंबर आपकी 1 भी यहाँ पे गलत होने वाली है। साथियों, आपको यहाँ पे जो समस्या दी गई है, इस समस्या के आधार पे आपके पास 2 यहाँ पे कार्रवाई दी है, 2 एक्शन दिए, ये दोनों ही आपके यहाँ पे गलत होने वाले, क्योंकि न तो माता पिता राज्य बिजली बोर्ड के विरोध में मोर्चा निकालना ये भी उचित नहीं होगा, और ना ही प्रत्येक लोग इतने सक्षम हैं कि वे जनरेटर और इन्वर्टर को खरीद सकें। ठीक है, तो दोनों ही कार्रवाई आपके यहाँ पे गलत होने वाली है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो आपकी समस्या है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश
कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके सामने है, बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई। दोबारा से रीड कीजिए। बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई। आपके पास ये एक समस्या है, ठीक है। इस समस्या के निदान के लिए आपके पास दो यहाँ पे एक्शन दिए, दो कार्रवाई दी, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला एक्शन आपके पास है, अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। इसके बाद सेकंड एक्शन आपके सामने है, बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना चाहिए। दोबारा से अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो आपकी समस्या है, इस समस्या के आधार पे आपके पास नीचे दो कार्रवाई, दो एक्शन दिए, तो कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं। इस समस्या के आधार पे हमारा जो एक्शन रहेगा वो कौन सा, सेकंड नंबर आपकी जो कार्रवाई है, एक्शन है, वो बिल्कुल राइट रहने वाला है। क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार ऐसा करने वालों को निलंबित किया जाना चाहिए। मतलब इस समस्या के लिए कौन सा एक्शन आपका राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट यहां तक भी अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो आपकी समस्या है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके सामने है, अधिकतर छात्र स्नातक के अंतिम सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में फेल हो गए। दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। अधिकतर छात्र स्नातक के अंतिम सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में फेल हो गए, ठीक है। ये आपकी एक समस्या है। इस समस्या के आधार पे आपके पास यहाँ पे दो कार्रवाई, दो एक्शन दिए। कौन सा एक्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है? सबसे पहले नंबर 1 को ध्यान से देखें। प्रोजेक्ट के शिक्षक को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। प्रोजेक्ट के शिक्षक को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। सेकंड एक्शन आपके पास है, सभी फेल छात्रों को ग्रेस, इसका मतलब अंक देकर पास कर देना चाहिए। सभी फेल छात्रों को ग्रेस यानी कि अंक देकर पास कर देना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास ये जो समस्या दी गई है, इस समस्या के आधार पे दो आपके पास कार्रवाई है, दो आपके पास निष्कर्ष है। तो कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे आपका राइट होने वाला है? तो हम इजी तरीके से बता सकते हैं इस समस्या के लिए ये दोनों ही कार्रवाई आपके बिल्कुल गलत होने वाली, क्योंकि यदि अधिकतर छात्र स्नातक के अंतिम सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में फेल हो गए तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। उसे इस्तीफा देने के लिए कहना उचित नहीं होगा। इसका मतलब 1 नंबर कार्रवाई आपकी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक है। सभी फेल छात्रों को ग्रेस, इसका मतलब अंक देकर पास नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब सेकंड एक्शन भी आपका यहाँ पे गलत होने वाला है, ठीक है। आपके पास ये जो समस्या दी गई है, आपकी इस समस्या के आधार पे समस्या आपके सामने अधिकतर छात्र स्नातक के अंतिम सेमेस्टर में प्रोजेक्ट में फेल हो गए। इसके आधार पे दो यहाँ पे कार्रवाई, दो एक्शन दिए। नंबर 1, प्रोजेक्ट के शिक्षक को इस्तीफा देने के लिए कहना यहाँ पे उचित नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे कार्रवाई गलत है। उसके बाद सेकंड आपके पास एक्शन है, सभी फेल छात्रों को ग्रेस अंक देकर पास कर देना चाहिए। ये एक्शन भी यहाँ पे आपका रॉन्ग यानी गलत होने वाला है, ठीक है। इस समस्या के आधार पर ये दोनों ही एक्शन आपके गलत होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन, जो स्टेटमेंट है, जो आपकी समस्या है, इसको आप ध्यानपूर्वक रीड करने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके सामने है। औसत 10 से अधिक लोग राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन दुर्घटना के शिकार होते हैं। ऐसा क्रॉसिंग पर जल्दी सड़क पार करने के कारण होता है। औसत 10 से अधिक लोग राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन दुर्घटना के शिकार होते हैं। ऐसा क्रॉसिंग पर जल्दी सड़क पार करने के कारण होता है। ये आपके यहाँ पे समस्या है, ठीक है। इसके आधार पे आपके पास नीचे दो कार्रवाई, दो एक्शन दिए, तो कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए। रेलवे अथॉरिटी को सभी क्रॉसिंग को सील कर देना चाहिए। रेलवे अथॉरिटी को सभी क्रॉसिंग को सील कर देना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो एक्शन है, इसको ध्यान से रीड कीजिए। सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। सभी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। तो आपकी ये जो समस्या दी गई है, इस समस्या के आधार पे इन दोनों कार्रवाई में से, दोनों एक्शन में से कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, हम इजी तरीके से बता सकते हैं। इस समस्या के आधार पे जो आपके यहाँ पे दो एक्शन दिए, दो कार्रवाई दी, दोनों ही कार्रवाई आपके यहाँ पे रॉन्ग, गलत होने वाली, क्योंकि रेलवे अथॉरिटी सभी क्रॉसिंग को सील नहीं कर सकती। इसका मतलब नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत होने वाला है, ठीक है। न ही सभी क्रॉसिंग पर पुल अर्थात फ्लाईओवर बना सकती है। इसका मतलब आपका सेकंड एक्शन भी यहाँ पे गलत होने वाला है, ठीक है। तो आपकी ये जो समस्या दी गई, इस समस्या के आधार पे ये दोनों ही एक्शन, दोनों ही कार्रवाई आपके यहाँ पे रॉन्ग, गलत होने वाली है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, जो आपकी समस्या है, इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। समस्या आपके सामने है। मानसून के दौरान हर वर्ष बहुत से गांव बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। मानसून के दौरान हर वर्ष बहुत से गांव बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक समस्या। इसके आधार पे दो नीचे कार्रवाई दी है, दो एक्शन दिए, तो कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला? सबसे पहला एक्शन आपके सामने, समय रहते लोगों द्वारा गांव खाली करवाना आवश्यक है। समय रहते लोगों द्वारा गांव खाली करना आवश्यक है। इसके बाद सेकंड एक्शन आपके सामने, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डैम बनाना आदि आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डैम बनाना आदि आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपके पास यहाँ पे जो आपकी समस्या दी गई है, इस समस्या के आधार पे आपके सामने दो आपकी कार्रवाई, दो एक्शन दिए, तो कौन सा एक्शन यहाँ पे राइट होने वाला है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने, कथन एवं कारण, ठीक है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कथन एवं कारण क्या है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे साथियों, इसका सिंपल सा मतलब है, आपको यहाँ पे जो कथन दिया जाएगा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट करना है, जो आपका कथन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, इसके पीछे जो कारण दिया है, ये कारण आपका राइट है या नहीं। किस प्रकार से अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, कथन है, ठीक है। इसके बेस पे आपके सामने कारण है, तो कारण को ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो प्यारे साथियों, इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में
गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कथन और आपका जो कारण है ये दोनों ही क्या है, सत्य है। ठीक है, दोनों ही क्या है, आपके सत्य हैं। ठीक है, और आपका जो ये कारण है ये कथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। सिंपल सा कंसेप्ट है प्यारे साथियों, आपके पास जो कथन है और जो कारण है आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में किस प्रकार से आपको चेकआउट करना है, आपके पास 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपको मिलने वाला है कथन और कारण दोनों असत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन में लिखा मिलेगा आपको कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ठीक है, इसके बाद डी ऑप्शन आपको मिलने वाला है कथन असत्य है लेकिन कारण इसमें सत्य है। तो सिंपली हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा जो ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन के साथ रहने वाला है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही क्या है, आपके सत्य रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है और गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका कथन और कारण दोनों ही सत्य रहेंगे और जो आपका कारण है ये कथन की क्या करेगा साथियों, उचित व्याख्या करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते अब आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी हम काफी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तभी जाकर ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और इन सभी की जो पीडीएफ है अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है तांबे का उपयोग बिजली का तार बनाने में किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली का तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये आपका कथन है और इसके बेस पे आपके सामने कारण दिया गया है तांबे में विद्युतीय प्रतिरोध बहुत कम होता है। तांबे में विद्युतीय प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो प्यारे साथियों, कथन और कारण आपके यहाँ पे दोनों ही क्या है, राइट होने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कम विद्युतीय प्रतिरोध होने के कारण, कम विद्युतीय प्रतिरोध होने के कारण तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, कथन तथा कारण दोनों ही आपके यहाँ पे सत्य रहेंगे। ठीक है, और जो आपका कारण है, आपका जो कारण है ये कथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, समझ पा रहे कंसेप्ट क्या है आपका, जो कथन और कारण ये दोनों ही क्या है, आपके सत्य होने वाले। कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। कथन आपका सत्य क्यों है, क्योंकि तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। ये आपका कथन है जो बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो कारण है, तांबे में विद्युतीय प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये बात भी क्लियर है। इसका मतलब आपका जो कारण है ये कथन की क्या है, उचित व्याख्या करता है। इसका मतलब प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए के साथ, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो कथन और कारण दिए क्या दोनों सत्य हैं। सत्य होने के बाद आपको इसमें फाइंड आउट करना है जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या करता है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये आपके पास एक कथन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बेस पे आपके पास एक कारण है, इल्तुतमिश विद्रोही था। ठीक है, कारण क्या है, इल्तुतमिश विद्रोही था। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके पास जो कथन है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे
राइट होने वाला है। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, इसका ये जो कारण यहाँ पे दिया गया है, ये कारण इसका यहाँ पे गलत होने वाला है। कारण में लिखा है इल्तुतमिश विद्रोही था। आप सभी को क्लियर है इल्तुतमिश विद्रोही नहीं था, जबकि इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था और उसकी पुत्री रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, और इल्तुतमिश कौन थे? गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कथन हमारा यहाँ पे राइट होने वाला है और जो कारण है ये आपका यहाँ पे गलत होने वाला है। इसके बेस पे हमारा जो आंसर रहेगा किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। कथन सत्य है लेकिन कारण इसका असत्य है। क्यों असत्य है? इसका आपको सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इल्तुतमिश यहाँ पे लिखा हुआ है, कारण के अंदर इल्तुतमिश विद्रोही था, जबकि हमें सभी को क्लियर है इल्तुतमिश गुलाम वंश का क्या था? शासक था। ठीक है, और उसकी पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इसका मतलब कथन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, बिल्कुल राइट है, जबकि कारण यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास एक टीका हमें रोग से बचाता है, टीका हमें रोग से बचाता है। ठीक है, ये आपकी एक स्टेटमेंट है। इसके बेस पे आपके पास यहाँ पे कारण है। कारण क्या है? ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। इसके बेस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास जो कथन है और जो कारण है ये दोनों ही क्या है? आपके यहाँ पे सत्य होने वाले। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि टीकाकरण हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को रोकता है। टीकाकरण हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को रोकता है। टीकाकरण करवाने से बच्चों में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कथन और कारण हमारे दोनों ही यहाँ पे सत्य होने वाले हैं। ठीक है, और जो आपका कारण है ये कथन की क्या है? उचित व्याख्या करता है। ठीक है, जो आपका कारण है ये कथन की उचित व्याख्या करता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए के साथ। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो कथन की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि कथन में यहाँ पे लिखा है टीका हमें रोग से बचाता है, ये बात बिल्कुल राइट है, और कारण इसका लिखा हुआ है बच्चों को टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सत्य रहेंगे और जो आपका कारण है ये कथन की क्या है? उचित व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं यहां तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, यह आपका कथन है। ठीक है, इसके बेस पे आपके पास यहाँ पे कारण है। कारण क्या है? ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो प्यारे साथियों, आप इसमें इजीली आंसर दे सकते हैं। आपका जो कथन है ये बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता माना जाता है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब कथन यहाँ पे राइट होने वाला है, जबकि यहाँ पे जो कारण है महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कंडीशन यहाँ पे आपकी गलत होने वाली, क्योंकि हम सबको क्लियर है प्यारे साथियों, महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। ये कंडीशन हमें क्लियर है। भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। इसका मतलब कथन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है और जो कारण है ये यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाला है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। कथन आपका यहाँ पे सत्य है लेकिन कारण क्या है? असत्य। कथन आपका सत्य है लेकिन कारण क्या है? इसमें असत्य। कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, दिल्ली से ज्यादा ठंड शिमला में पड़ती है। दिल्ली से ज्यादा ठंड शिमला में पड़ती है, ठीक है, ये आपका कथन है। और इसके बेस पे आपके पास कारण जो है उसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसका मतलब प्यारे साथियों आपका जो कथन और जो कारण है दोनों ही क्या है, आपके बिल्कुल करेक्ट होने वाले। सब क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली से ज्यादा ठंड शिमला में पड़ती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने लगती है, ठीक है। दिल्ली से ज्यादा जो ठंड है वो शिमला में पड़ती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्यों पड़ती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने लगती है। इसका मतलब कथन और जो कारण है ये दोनों ही क्या है, आपके यहाँ पे सत्य होने वाले हैं। और जो आपका कारण है ये कथन की क्या है, उचित व्याख्या करता है, ठीक है। जो कारण है ये कथन की उचित व्याख्या करता है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर रहेगा कौन से ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन के साथ रहेगा, ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो कथन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, ये आपका कथन है। और इसके बेस पे आपके पास कारण है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है, इसका सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। आपका जो कथन और कारण ये दोनों ही क्या है, इसके अंदर सत्य रहेंगे। दोनों ही सत्य क्यों है, इसका सिंपल सा रीजन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, लाल रक्त कण होता है और उसी के कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है और उसी के कारण खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। इसका मतलब जो ये कथन में कंडीशन दी गई है, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी क्लियर है, ये भी राइट है। और इसके बाद जो इसका कारण दिया है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है, ये भी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, बिल्कुल राइट होने वाला है। इसका मतलब प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। कथन और कारण दोनों क्या है, आपके यहाँ पे सत्य होने वाले हैं। और जो आपका कारण है ये कथन की क्या है, उचित व्याख्या करता है, ठीक है। कथन और कारण दोनों आपके यहाँ पे सत्य हैं और जो कारण है ये क्या है, इस कथन की उचित व्याख्या करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी के गर्भ में धातुएं पिंगली अवस्था में पाई जाती हैं। पृथ्वी के गर्भ में धातुएं पिंगली अवस्था में पाई जाती, ये आपका कथन है। इसके बेस पे आपके पास जो कारण है इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। आपका जो कथन है यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है और जो कारण है यहाँ पे बिल्कुल गलत होने वाला है। कंसेप्ट क्या है इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक ताप एवं दाब के चलते धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती। पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक ताप एवं दाब के चलते धातुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, इसका मतलब प्यारे साथियों आपका जो कथन है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होने वाला है, जबकि जो कारण है इसमें बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं परिवर्तित करती है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी के साथ। कथन आपका यहाँ पे सत्य रहेगा और कारण क्या है इसमें आपका असत्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो कथन है अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। कथन क्या है आपके पास, अशोक ने कलिंग को मौर्य
मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये आपका कथन है और इसके बेस पे आपके पास जो कारण है इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कारण आपके पास है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका मतलब आपका कथन और कारण दोनों ही क्या है, इसमें सत्य होने वाले हैं। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कलिंग जो है आपका ये कहां पे, ओडिशा में दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे स्थित एक राज्य था। ठीक है, जिस पर सम्राट अशोक ने आक्रमण कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका मतलब आपका जो कथन है ये बिल्कुल राइट है और आपका जो कारण है ये भी बिल्कुल राइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, कथन और कारण दोनों क्या है आपके यहाँ पे सत्य होने वाले और जो कारण है ये कथन की क्या है उचित व्याख्या करता है। ठीक है, कथन और कारण यहाँ पे दोनों सत्य हैं और जो कारण है ये कथन की क्या है उचित व्याख्या करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो आपके पास कथन है इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है बिजली का बल्ब टूटने के बाद आवाज करता है। बिजली का बल्ब टूटने के बाद आवाज करता है, ये आपका कथन है। ठीक है, और इसके बेस पे कारण आपके सामने है, ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। बिजली के बल्ब के टूटने के बाद उसमें से तेजी से हवा बाहर निकलती। बिजली के बल्ब के टूटने के बाद उसमें से तेजी से हवा बाहर निकलती। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी जो हमने आपका डाटा क्लियर किया है, जो बेस क्लियर किया है, उसके आधार पे आप इस प्रश्न का राइट आंसर कुछ ही सेकंडों में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी, अभी जो हमने आपका डाटा क्लियर किया है, ए ऑप्शन में कंडीशन रहेगी कथन और कारण आपके दोनों सत्य हैं और जो कारण है ये कथन की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन बी रहेगा कथन और कारण दोनों असत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी कंडीशन रहेगी कथन सत्य है लेकिन कारण आपका असत्य है। ऑप्शन डी रहेगा कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ठीक है, तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होने वाला है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं। ठीक है, सबसे पहले जो उसका बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्या है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे जो भी कथन यानी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके पीछे इसका क्या रीजन है, उस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे है कथन यानी स्टेटमेंट, इसको आपको 1 से 2 बार अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। तो ध्यान से देखिए कथन क्या है, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। दोबारा से ध्यान से देखिए, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। प्यारे साथियों, ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी गई है, इस स्टेटमेंट को देने के पीछे क्या रीजन रहा है, उस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 आपके पास पूर्व धारणाएं दी गई है। सबसे पहली जो धारणा है इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पूर्व धारणा है इसको ध्यान से देखिए, सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो प्यारे साथियों, इस स्टेटमेंट के आधार पर जो आपको यहाँ पे नीचे पूर्व धारणा दी गई है, इनमें से कौन सी पूर्व धारणाएं आपकी राइट होने वाली है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक और 2 दोनों ही
पूर्व धारणाएं आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है। कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय से बारिश खेती के लिए अनिवार्य है और यदि बारिश नहीं हुई तो यह संकट की स्थिति पैदा करेगी। इसका मतलब पहली पूर्व धारणा बिल्कुल राइट है, ठीक है। साथ ही अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर होते हैं, इसका मतलब सेकंड आपकी पूर्व धारणा भी बिल्कुल राइट होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, जो भी कथन दिया गया है, कथन को देने के पीछे क्या इसकी पूर्व धारणाएं रही है उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपके पास जो कथन दिया गया है, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले इसकी पूर्व धारणा है समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल राइट है। और सेकंड पूर्व धारणा है सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, इसका मतलब ये आपकी पूर्व धारणा भी बिल्कुल राइट होने वाली है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम काफी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको 1 से 2 बार आप अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। तो इस कथन को देने के पीछे क्या रीजन रहा है, क्या पूर्व धारणाएं रही है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहली पूर्व धारणा आपके पास है, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे। सेकंड पूर्व धारणा है, चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसके आधार पे कौन सी पूर्व धारणाएं आपकी राइट होने वाली है? तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कथन के आधार पे जो आपकी पूर्व धारणा रही होगी वो कौन सी रहेगी? नंबर 1 के साथ। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में शायद समर्थ न हो। मतलब इस कथन के देने के पीछे रीजन हमारा बिल्कुल क्लियर है। कौन सा नंबर? 1 नंबर पूर्व धारणा बिल्कुल राइट है। हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में शायद समर्थ न हो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा नंबर 1 के साथ। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन रहा है उसको ध्यान से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली पूर्व धारणा आपके पास है, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। सेकंड पूर्व धारणा आपके पास है, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए पर्याप्त धनराशि है, ठीक है। इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। कंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। कथन अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। अर्थात उनकी पूर्व धारणा यही रही होगी कि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
इसलिए उन्हें भत्ता देना चाहिए। इसका मतलब पूर्व धारणा एक आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है, जबकि पूर्व धारणा सेकंड आपकी यहाँ पे गलत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सभी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए यह कथन में अंतर्निहित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी के लिए जो आपकी पूर्व धारणा रही है, इस कथन के आधार पे सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो कौन सी पूर्व धारणा रही है इसके पीछे? नंबर 1, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, शहर में हैजा को फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा। दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। शहर में हैजा को फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा। इस कथन को देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 पूर्व धारणा आपके पास है, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। सेकंड पूर्व धारणा आपके पास है, शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। तो इस कथन के आधार पे आपके पास 2 पूर्व धारणाएं दी गई है। तो कौन सी पूर्व धारणा आपकी राइट होने वाली है? तो प्यारे साथियों, आपकी दोनों ही पूर्व धारणाएं बिल्कुल करेक्ट होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है तथा पानी को उबालकर पीने से उसमें कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। का मतलब पहली पूर्व धारणा बिल्कुल राइट है। तथा शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। इस स्टेटमेंट के पीछे ये दोनों रीजन आपके बिल्कुल राइट है। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपके पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। दोबारा से ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। बहुत सी किताबों की दुकान बंद होती जा रही है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती जा रही है और दुकानों का किराया बढ़ रहा है। इस कथन को देने के पीछे क्या पूर्व धारणा रही है, उसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 पूर्व धारणा आपके पास है, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। सेकंड पूर्व धारणा को ध्यान से देखें, किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, जो भी कथन दिया गया है, इस कथन के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सेकंड के साथ। ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि किताबों की दुकानों का शुद्ध लाभ कम हो रहा है, किताबों की बिक्री कम हो रही है तथा दुकानों का किराया भी बढ़ रहा है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। इसलिए पूर्व धारणा आपकी सेकंड बिल्कुल राइट है। पूर्व धारणा 1 इसमें गलत होने वाली है। ठीक है, उम्मीद करते आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपके पास जो ये स्टेटमेंट दी गई, इसके पीछे देने का कौन सी पूर्व धारणा राइट रहेगी? सेकंड, किताबों की दुकानों का जो शुद्ध लाभ है वो कम हो रहा है। ठीक है, 1 नंबर पूर्व धारणा आपकी यहाँ से गलत होने वाली है, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो रही है। ये पूर्व धारणा बिल्कुल इसके पीछे नहीं रही। ठीक है, तो पूर्व धारणा कौन सी रही होगी इसके पीछे? सेकंड नंबर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। बच्चों की आयु
5 वर्ष के लगभग होने पर उसको विद्यालय में प्रवेश करा देना चाहिए। बच्चों की आयु 5 वर्ष के लगभग होने पर उसको विद्यालय में प्रवेश करा देना चाहिए। इस कथन को देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा एग्जाम की रही है उसको हमें फाइंड आउट करना है। आपके पास यहाँ पे 2 पूर्व धारणाएं। नंबर 1, इस आयु के होने पर बच्चों का उचित विकास होता है और वे सीखने को तैयार होते हैं। दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। इस आयु के होने पर बच्चों का उचित विकास होता है और वे सीखने को तैयार होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपकी पूर्व धारणा है, विद्यालय 6 वर्ष से बड़े बच्चों को दाखिला नहीं देता। विद्यालय 6 वर्ष से बड़े बच्चों को दाखिला नहीं देता। तो प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा आपकी रही होगी, नंबर 1 या नंबर 2? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा नंबर 1 के साथ। ठीक है, 1 नंबर पूर्व धारणा इसमें बिल्कुल राइट होने वाली है, क्योंकि दिए गए कथन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 5 वर्ष की आयु के बच्चों का उचित विकास होता है तथा वह सीखने को तैयार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं केवल 1 नंबर जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल राइट होने वाली है और सेकंड जो पूर्व धारणा है वो बिल्कुल इसमें गलत होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है, बच्चों की आयु 5 वर्ष के लगभग होने पर उसको विद्यालय में प्रवेश करा देना चाहिए, इसके पीछे की पूर्व धारणा कौन सी रही होगी? नंबर 1 में इस आयु के होने पर बच्चों का उचित विकास होता है और वे सीखने को तैयार होते हैं। 1 नंबर पूर्व धारणा बिल्कुल इसमें करेक्ट होने वाली है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ पे जो कथन, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। दोबारा से रीड कीजिए। जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी? नीचे आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 पूर्व धारणा, लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है। लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है। या सेकंड पूर्व धारणा आपके पास है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है। तो इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा आपकी बिल्कुल राइट रही होगी? तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस कथन के पीछे हमारी पूर्व धारणा नंबर 1 बिल्कुल राइट रही होगी, क्योंकि समाज में स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। समाज में स्वतंत्रता तथा आर्थिक समानता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण किया गया। इसका मतलब इस कथन के पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी? नंबर 1 के साथ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रनों में से 150 रन स्पिन गेंदबाजों ने बनाए। दोबारा से अच्छे से इसको रीड करने की कोशिश कीजिए। 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल 200 रनों में से 150 रन स्पिन गेंदबाजों ने बनाए। इस कथन के देने के पीछे कौन सी पूर्व धारणा एग्जाम की रही होगी? नीचे आपके पास 2 पूर्व धारणा है। नंबर 1, टीम में 75% स्पिन खिलाड़ी थे। या इस कथन के पीछे सेकंड पूर्व धारणा है, तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला। तेज गेंदबाजों ने स्पिन खिलाड़ियों से अधिक अच्छा खेला। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अभी जो हमने आपका डाटा क्लियर किया है उसके आधार पे आप इस प्रश्न का आंसर कुछ ही सेकंडों में इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपकी स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसके पीछे कौन सी पूर्व धारणा रही होगी? इसको देने के पीछे आपके पास यहाँ पे 2 पूर्व धारणा आपके पास है। तो
1 नंबर या 2 नंबर कौन सा राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने कारण एवं प्रभाव। सबसे पहले आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, कारण एवं प्रभाव क्या है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे जो भी कथन मिलने वाला है, जो भी घटना मिलने वाली है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। ठीक है, या कोई ना कोई प्रभाव हमेशा उसके पीछे रहा होगा। किस प्रकार से करना है अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मिलने वाले। सबसे पहले ए ऑप्शन में है कथन 1 आपका कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास है कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। ऑप्शन सी आपके पास है कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। ऑप्शन डी आपके पास है कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है ई, यदि दोनों कथन किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन से ऊपर आपको इंडिकेट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व आउट करना है और उसके बाद ए बी सी डी ई में से कोई भी एक इसका राइट आंसर हो सकता है, उसको आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से लगाने की कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, 2 कथन है, इन दोनों को आप अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला आपके पास है पिछले 7 दिनों में शहर में भारी वर्षा हुई। पिछले 7 दिनों में शहर में भारी वर्षा हुई। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपके पास कथन है, इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। आपके पास यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, आप इसमें सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके ये दोनों ही कथन किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। ठीक है, ये पहला कथन और आपका ये जो सेकंड कथन है, ये दोनों ही किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। ठीक है, ये पहला भी आपका एक अलग से कारण है और सेकंड भी क्या है आपका अलग से कारण है। आप इसका कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन न करने की चेतावनी देना तथा पिछले दिनों शहर में भारी वर्षा होना दोनों ही सामान्य कारणों के प्रभाव है। इसका मतलब ये आपका पहला जो कारण है ये भी अलग है और जो सेकंड आपका कारण है ये भी अलग है। दोनों ही क्या है आपके अलग अलग कारणों के प्रभाव है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ई, लास्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यदि दोनों कथन किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी हम काफी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो कथन है, इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास स्टेटमेंट, इसको ध्यान से रीड कीजिए। बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा निरंतर सताए जा रहे हैं। बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा निरंतर सताए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कथन है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं। इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं। आपके पास 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करने के बाद आपका जो निष्कर्ष निकलता है उसको आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वृद्ध लोगों को इलाकों के युवाओं द्वारा सताया जाना एक अलग बात है। ठीक है, तथा इलाके के बहुत से बच्चों का देर शाम तक खेलना एक अलग बात है। इसलिए हम कह सकते हैं कथन 1 तथा 2 दोनों ही क्या है स्वतंत्र कारण है। इसका मतलब कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 ये दोनों ही क्या है स्वतंत्र कारण है। क्योंकि जो पहला आपके पास कथन है, बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा निरंतर सताए जा रहे, ये एक स्वतंत्र अलग से आपका कारण है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपके पास कथन है, इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं, ये भी आपका एक स्वतंत्र अलग से कारण है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों क्या है स्वतंत्र कारण है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों क्या है स्वतंत्र कारण के उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं
यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। पहली स्टेटमेंट और आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों ही क्या है, स्वतंत्र कारण के उदाहरण अलग अलग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो नंबर है आपके पास, ध्यान से इसे रीड कीजिए। बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है। युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। युवाओं में बढ़ते हुए मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कथन जो हमारा सेकंड है ये हमारा क्या है, एक कारण है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, कारण है, और जो कथन नंबर एक है इसका क्या है, ये प्रभाव है। ठीक है, सेकंड जो कथन है ये आपका कारण है और पहला जो कथन है इसका क्या है, प्रभाव। क्योंकि इस कारण को देखकर, कौन सा कारण, युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया। इस कारण को देखते हुए क्या प्रभाव हुआ, बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। इसका मतलब प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कथन सेकंड आपका जो है कारण है, ये जो सेकंड आप देख पा रहे ये आपका एक कारण है। ठीक है, और कथन नंबर एक जो है इसका क्या है, प्रभाव है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए इनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है इसको अच्छे से रीड कीजिए। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट हुई है। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट हुई है। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ है। सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार हुआ है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार होना तथा सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। दोनों ही क्या हैं, अलग अलग बातें हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कथन नंबर एक और कथन नंबर दो दोनों ही क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। दोनों ही क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, कथन एक और दो दोनों ही क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सब्जी उत्पादों की क्वालिटी में अच्छा सुधार होना तथा सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त गिरावट होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब कथन नंबर एक और कथन नंबर दो दोनों ही क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव, दोनों ही अलग अलग आपके स्वतंत्र कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है नंबर एक को ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। अगले 48 घंटों में शहरी इलाकों में भारी बौछार की संभावना है। अगले 48 घंटों में शहरी इलाकों में भारी बौछार की संभावना है। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर एक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। प्यारे साथियों इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगले 48 घंटों में शहरी इलाकों में भारी बौछार की संभावना है, जिसके कारण सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, कथन नंबर एक हमारे पास जो है, ये जो एक नंबर कथन है ये हमारे पास क्या है, कारण है। ठीक है, कारण कौन सा रहेगा आपका, एक नंबर। ठीक है, और जो सेकंड कथन हमारे पास है ये क्या है, इसका प्रभाव है। सेकंड क्या है, इसका प्रभाव है। कथन नंबर एक हमारे पास कारण है और सेकंड क्या है, इसका प्रभाव। अगले 48 घंटों में शहरी इलाकों में भारी बौछार की संभावना है, ये हमारे पास कारण है। ठीक है, भारी बौछार को देखते हुए इसका जो प्रभाव निकल कर स्टेटमेंट सेकंड, सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया।
किसके कारण? शहरी इलाकों में भारी बौछार की संभावना होने के कारण। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कथन एक कारण है तथा कथन दो उसका प्रभाव है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेटमेंट है इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सुपर बाजार की ओर दौड़ पड़े। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सुपर बाजार की ओर दौड़ पड़े, ये पहली स्टेटमेंट है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। सुपर बाजार ने रविवार को अधिकतर वस्तुओं पर भारी छूट की पेशकश की। सुपर बाजार ने रविवार को अधिकतर वस्तुओं पर भारी छूट की पेशकश की। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सुपर बाजार की ओर दौड़ पड़े क्योंकि सुपर बाजार ने रविवार को अधिकतर वस्तुओं पर भारी छूट की पेशकश की थी। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। कथन नंबर एक हमारे पास क्या है? कारण है। और सेकंड क्या है? इसका प्रभाव। सेकंड क्या है? इसका प्रभाव। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ। कथन एक कारण है तथा कथन दो उसका प्रभाव है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग सुपर बाजार की ओर क्यों दौड़ पड़े? क्योंकि सुपर बाजार ने रविवार को अधिकतर वस्तुओं पर क्या दी? भारी छूट की पेशकश की है। इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट है ये आपका एक कारण रहेगा। इस कारण का प्रभाव क्या निकल कर आया? जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते आपका यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है देश में बहुत सी महामारी फैल गई। देश में बहुत सी महामारी फैल गई, ये आपका स्टेटमेंट नंबर एक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति इतनी खराब थी कि इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति इतनी खराब थी कि इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करने के बाद हमारे पास जो इसका निष्कर्ष निकल कर आता है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति इतनी खराब थी कि इससे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। देश में बहुत सी महामारी फैल गई। दोनों ही कथन का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कथन नंबर एक और कथन नंबर दो दोनों ही किसी सामान्य कारण के परिणाम है। ठीक है, कथन नंबर एक और कथन नंबर दो दोनों ही किसी सामान्य कारण के परिणाम है। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। कथन नंबर एक तथा कथन नंबर दो दोनों ही किसी सामान्य कारण के परिणाम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले जो आपके पास दो स्टेटमेंट है इनको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले स्टेटमेंट आपके पास है भारतीय क्रिकेट के 3 टॉप के खिलाड़ियों को चोट के कारण 5 मैचों वाले टूर्नामेंट के सभी मैच छोड़ने पड़े। दोबारा से अच्छे से रीड कीजिए। भारतीय क्रिकेट के 3 टॉप के खिलाड़ियों को चोट के कारण 5 मैचों वाले टूर्नामेंट के सभी मैच छोड़ने पड़े। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। भारत विपक्षियों से 2-3 के मार्जिन से क्रिकेट टूर्नामेंट में हार गया। दोबारा से ध्यान से रीड कीजिए। भारत विपक्षियों से 2-3 के मार्जिन से क्रिकेट टूर्नामेंट में हार गया। इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करने के बाद आपके पास जो निष्कर्ष निकल कर आया बिल्कुल सिंपल सा निष्कर्ष, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम के 3 टॉप के खिलाड़ियों को चोट लगने के कारण 5 मैचों वाले टूर्नामेंट के सभी मैच छोड़ने पड़े, जिसके कारण भारत विपक्षियों से 2-3 के मार्जिन से क्रिकेट टूर्नामेंट हार गया। तो सिंपल सा है, आपका जो कथन नंबर एक है ये क्या है? आपका कारण है। कथन नंबर एक क्या है? कारण है। और कथन नंबर दो क्या है? इसका प्रभाव है। ठीक है, कथन नंबर एक क्या है? कारण, और सेकंड क्या है? इसका प्रभाव। मतलब पांचों खिलाड़ियों के न खेलने के बाद प्रभाव क्या निकल कर आया कि भारत विपक्षियों से 2-3 के मार्जिन से क्रिकेट टूर्नामेंट हार गया। इसका मतलब सिंपल सा है, हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारा कारण है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसका प्रभाव है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा
बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कथन एक कारण तथा कथन दो उसका प्रभाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक स्टेटमेंट आपके पास है, पिछले कई दिनों से निरंतर मूसलाधार वर्षा ने खड़ी हुई रबी की फसल को बर्बाद कर दिया। पिछले कई दिनों से निरंतर मूसलाधार वर्षा ने खड़ी हुई रबी की फसल को बर्बाद कर दिया। ये आपकी स्टेटमेंट नंबर एक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। सरकार ने किसानों के नुकसान की जांच करने एवं उनको कुछ राहत देने के लिए कमेटी नियुक्त कर दी है। सरकार ने किसानों के नुकसान की जांच करने एवं उनको कुछ राहत देने के लिए कमेटी नियुक्त कर दी है। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी हमने आपका काफी डाटा क्लियर किया है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए बी सी डी ई में से कौन सा राइट होने वाला है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कथन और निष्कर्ष किन्हें कहते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसका सिंपल सा मतलब है प्यारे साथियों, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट यानी कथन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके नीचे निष्कर्ष मिलने वाले हैं। निष्कर्ष आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो निष्कर्ष दिए गए हैं प्यारे साथियों, इस कथन के आधार पर आपको फाइंड आउट करना है कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, आपको सभी तथ्यों को सत्य मानते हुए चाहे सर्वमान्य मान्यताओं के विपरीत ही क्यों ना हो। ठीक है, ये जो कथन आपको दिए गए हैं ये न्याय पर आधारित नहीं होते हैं, फिर भी हमें इस स्टेटमेंट को देखते हुए बिल्कुल करेक्ट निष्कर्ष को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास कथन है, सबसे पहले स्टेटमेंट, इसको ध्यान से एक से दो बार आपको रीड करना है। ठीक है, टॉपिक को अच्छे लेवल से समझने के लिए साथियों सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, जो भी कथन दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक आपको एक से दो बार अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को चिंता की ओर ले जाएगी। स्टेटमेंट को दोबारा से रीड कीजिए। हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को चिंता की ओर ले जाएगी। ठीक है, अब इस कथन के आधार पर आपको नीचे दो निष्कर्ष दिए, ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला निष्कर्ष हमारे पास है, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। प्यारे साथियों, ये बात वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है उससे ये मैचिंग बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ऊपर आप ध्यान से देखिए जो आपका कथन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, इसमें केवल इतनी कंडीशन दी गई है, हमारे जो राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या है वे बहुत से मौलिक साधनों को चिंता की ओर लेके जाएगी। ठीक है, इसमें यह कंडीशन नहीं दी गई है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। इसका मतलब प्यारे साथियों, इस निष्कर्ष को आप कथन से रिलेट करके देखिए। कथन आपके पास है, हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को चिंता की ओर लेके जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट साथियों, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सेकंड निष्कर्ष के साथ। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको आपको ध्यान से एक से दो बार हमेशा रीड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो निष्कर्ष दिए हैं उसके आधार पर निष्कर्ष को आपको फाइंड आउट करना है। जो ये
ये कथन दिया है, इन कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष आपका सत्य हो सकता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको 1 से 2 बार आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सभी भिखारी गरीब होते हैं, सभी भिखारी गरीब होते हैं, ठीक है। इसके आधार पर आपके पास नीचे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका इस कथन के आधार पर सत्य हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष है इसको ध्यान से देखिए, यदि ए एक भिखारी है तो ए गरीब है। ध्यान से देखिए, यदि ए एक भिखारी है तो ए गरीब है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। कंसेप्ट क्या है, दिए गए कथन अनुसार सभी भिखारी गरीब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सभी भिखारी गरीब होते हैं, इसके आधार पर ए जो है वो गरीब होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्या है, एक भिखारी है। इसका मतलब साथियों कथन के आधार पर पहला निष्कर्ष बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, यदि ए अमीर नहीं है तो ए एक भिखारी है। इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है बिल्कुल ही गलत होने वाला है, क्योंकि स्टेटमेंट में आपके पास है सभी भिखारी गरीब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता जो व्यक्ति अमीर नहीं है वो भिखारी होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो व्यक्ति अमीर नहीं है वो भिखारी होगा। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद तीसरे निष्कर्ष को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, वे सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं, ये निष्कर्ष भी बिल्कुल आपका गलत होने वाला है, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सभी भिखारी गरीब होते हैं। जो भिखारी हैं वे गरीब हैं, ना कि जो गरीब है वो भिखारी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है साथियों जो गरीब होगा वो सभी भिखारी होंगे। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल गलत होने वाला है, ठीक है। इसके बाद लास्ट निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं हो सकता। यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं हो सकता। ये निष्कर्ष भी बिल्कुल आपका गलत होने वाला है, ठीक है। लास्ट निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि कथन और निष्कर्ष का आपस में कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कथन में केवल इतनी कंडीशन दी गई है सभी भिखारी जो है वो गरीब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है यदि ए अमीर है तो ए भिखारी नहीं हो सकता, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब प्यारे साथियों आपका जो निष्कर्ष रहेगा कौन सा राइट होने वाला है, 1 नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से 1 से 2 बार आप अच्छे से रीड कीजिएगा। सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए। दोबारा से रीड कीजिए इस कथन को, सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कथन है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास नीचे 3 निष्कर्ष दिए, ठीक है। इन निष्कर्ष को आप 1 बाय 1 अच्छे से चेकआउट कीजिए। सबसे पहला जो आपके पास निष्कर्ष है, हाँ यही एकमात्र उपाय है जिससे कर्मचारियों को अनुशासन सिखाया जा सकता है। क्या ये निष्कर्ष आपका सही हो सकता है? क्या यही एकमात्र उपाय है कि सरकार को हड़ताल तथा जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा देनी चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को अनुशासन सिखाया जा सकता है? बिल्कुल गलत होने वाला है, ठीक है। ये आपका एकमात्र उपाय बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। इसके बाद सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखें, नहीं सरकार अपने नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। दोबारा से रीड कीजिए, नहीं सरकार अपने नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये आपका निष्कर्ष बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। कथन अनुसार रोक लगाने पर नागरिक अपने मूल अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। इसका मतलब सेकंड निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद लास्ट निष्कर्ष को भी ध्यान से देखिए, हाँ यही वह एकमात्र उपाय है जिससे काम में रुकावट डाले बिना उत्पादन को अधिक किया जा सकता है। इसका मतलब प्यारे साथियों ये निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल गलत होने वाला है।
ठीक है, इसका मतलब प्यारे साथियों आपका जो सेकंड निष्कर्ष है ये बिल्कुल राइट होने वाला है। 1 नंबर और आपका 3 नंबर दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। कथन अनुसार रोक लगाने पर नागरिक अपने मूल अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल राइट है? सेकंड निष्कर्ष हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कथन आपके पास है प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। स्टेटमेंट आपके पास है प्राथमिक जो समूह है वो आकार में क्या है, छोटे होते हैं। ठीक है, और घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य अभिलक्षण है। ठीक है, और जो एक परिवार है वो क्या है, प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब इसके आधार पे आपके पास नीचे 4 निष्कर्ष दिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इनको रीड कीजिएगा, कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो सकता है। सबसे पहले निष्कर्ष को ध्यान से देखें, सभी परिवार प्राथमिक समूह है। सभी परिवार प्राथमिक समूह है। क्या आपका ये निष्कर्ष सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ए निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। आपकी जो स्टेटमेंट है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है। निष्कर्ष में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सभी परिवार प्राथमिक समूह। सभी परिवार प्राथमिक समूह नहीं हो सकते। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सभी प्राथमिक समूह परिवार है। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। सभी प्राथमिक समूह आपके परिवार नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। आपका यहाँ पे जो लिखा है निष्कर्ष में साथियों, हमेशा अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। ये निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंडीशन में साथियों लिखा हुआ है क्योंकि प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, और यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा हुआ है अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा प्राथमिक समूह होता है। हमेशा वर्ड यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन को ध्यान से देखिए, प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में क्या मिलती है साथियों, घनिष्ठता मिलती है, और परिवार क्या है, ऐसे ही समूह का उदाहरण है। इसका मतलब आपके पास ये जो स्टेटमेंट दिए, ये जो कथन दिया है, इसके आधार पे कौन सा निष्कर्ष राइट हो सकता है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है डी, प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से 1 से 2 बार रीड करने की कोशिश कीजिएगा। कथन आपके पास है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसलिए चमगादड़ क्या है, पक्षी नहीं है। ठीक है, इसके आधार पे आपके पास 2 निष्कर्ष हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला निष्कर्ष आपके पास है सभी पक्षी अंडे देते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं, इसका मतलब ये आपका निष्कर्ष बिल्कुल राइट होने वाला है कि कथन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो अंडे नहीं देते हैं वे पक्षी नहीं है। इसका मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखें, केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये बिल्कुल ही आपका गलत निष्कर्ष है। केवल पक्षी अंडे देते हैं ये कथन से क्लियर नहीं है। सेकंड निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत है। पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है, सभी पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश
कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। कथन आपके पास है, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। ध्यान से रीड कीजिए इसको। जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया है वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे आपके पास नीचे दो निष्कर्ष हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है, कथनी से करनी कठिन होती है। इसका मतलब कहने से करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखें, लोगों के दोहरे आदर्श हैं। लोगों के दोहरे आदर्श से प्यारे साथियों, आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका होगा। दिए गए कथन से यह स्पष्ट होता है कि कुछ करने से कहना सरल है। ठीक है, कुछ करने से कहना सरल है और लोग जो कहते हैं उससे अलग ही करते हैं। इसमें लिखा हुआ लोगों के दोहरे आदर्श, इसका मतलब स्पष्ट है, लोग जो कहते हैं उससे अलग ही करते हैं। इसलिए निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं। इसका मतलब साथियों, आपका पहला निष्कर्ष भी और सेकंड निष्कर्ष भी दोनों ही बिल्कुल क्या है, राइट होने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, तो इसके आधार पे आपके पास नीचे 5 ऑप्शन दिए। ठीक है, इसमें कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो सकता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला निष्कर्ष ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, कुछ पुस्तकों में पाठक नहीं होते। ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कथन में जो कंडीशन है, कंडीशन आपकी लिखी हुई है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। ठीक है, निष्कर्ष में आपके पास है कुछ पुस्तकों में पाठक नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। आपका यहाँ पे जो वर्ड यूज किया केवल, ध्यान से देखिए, पुस्तकें केवल क्या पुस्तकालय में ही मिलेंगी? बिल्कुल गलत। ये निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को आप चेकआउट कीजिए, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए। ये निष्कर्ष भी आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। ध्यान से देखिए, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। इसका मतलब ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। दिए गए कथन में प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपके पास कथन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, इससे यह तात्पर्य है कोई भी पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास जो कथन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, इस कथन से सिंपल सा तात्पर्य है कोई भी पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, सभी में पुस्तकें अवश्य होती हैं। ठीक है, सभी में पुस्तकें अवश्य होती हैं। इसका मतलब हमारा इस कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल राइट जाने वाला है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? राइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपके पास जो कथन है, स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। दोबारा से रीड करने की कोशिश कीजिए। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। इसका सिंपल सा मतलब है, आपके पास जो एक कथन है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आर्थिक जो सुरक्षा है वो लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। ठीक है, और उनके व्यक्तित्व पर भी अच्छा प्रभाव डालती है, आर्थिक सुरक्षा। अब इसके आधार पे आपके पास नीचे 2 निष्कर्ष हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला निष्कर्ष है, जो लोग अधिक धन कमाते हैं वह अधिक खुशहाल होते हैं। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वह अधिक खुशहाल होते हैं। ये आपका निष्कर्ष सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं जिन लोगों के पास अधिक धन है या अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होंगे।
ऐसा जो ऊपर कथन दिया इससे कोई रिलेशन नहीं निकलता, क्योंकि कथन में केवल इतनी कंडीशन दी है, आर्थिक जो सुरक्षा है वो लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। ये जरूरी नहीं कि जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होंगे। इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। क्या यह निष्कर्ष सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका यह निष्कर्ष भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत है या नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तभी आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। यह जरूरी नहीं है। आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है तब भी आपका व्यक्तित्व अच्छा बनाया रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्यारे साथियों, आपके पास जो कथन दिया है इसके आधार पे जो निष्कर्ष दिए, ये दोनों ही निष्कर्ष क्या है आपके गलत होने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष क्या है आपके बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आपके पास जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिए। पहली स्टेटमेंट आपके पास है सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है कोई लड़का कुंठित नहीं है, कोई लड़का कुंठित नहीं है। ठीक है, अब इसके आधार पे आपके पास नीचे दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है कोई छात्र कुंठित नहीं है, कोई छात्र कुंठित नहीं है। ठीक है, और सेकंड निष्कर्ष आपके पास है कक्षा में कोई लड़की नहीं है, कक्षा में कोई लड़की नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अभी जो हमने आपका डाटा क्लियर किया उसके आधार पे आप इसका आंसर इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष एक या दो, कौन सा निष्कर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है।